इन दिस सेशन वी हैव टू डिस्कस न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन फुटिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल जो कि फुटिंग पर बेस्ड है, उससे डिजाइन। और इस फुटिंग का क्वेश्चन जो है, मैं दो तरह का फुटिंग का क्वेश्चन आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। एक रेक्टेंगुलर फुटिंग और दूसरा है आपका स्क्वायर फुटिंग। तो फाइनल एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा है जो कि 16 मार्क्स का होगा। इससे कम आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और बात कर रहे थे अपने लास्ट क्लास का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस कॉलम के बारे में। तो यहाँ पर सब कुछ सही है, ये 1200 किलोन्यूटन का लोड के लिए इसको किया गया है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस था, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है 1000 करके बनाए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1200। एंड इसी 1200 के हेल्प से यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका, ये 1800 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यूज किया डाटा को, ये हमने 1800 ही यूज किया है और इसी के अकॉर्डिंग ये सारा आपका कैलकुलेशन हुआ है। तो लास्ट क्लास में ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहाँ 1200 नहीं था, 1200 के बजाय यहाँ पर हमने इसको करना भूल गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप करेक्ट कर लिए होंगे। तो बात करते हैं आज के क्लास का, और आज के क्लास में हम लोग फुटिंग का न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुटिंग दो तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फुटिंग आपको यहाँ नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो आप श्योर रहिए कि आप जो अपने फोर्थ सेमेस्टर में जियोटेक में पढ़े हुए हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, वो आपको सेम लिखना होगा कि दो तरह के फुटिंग होते हैं, आइसोलेट सैलो फुटिंग और डीप फुटिंग। तो उसमें आपको सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर यानी बेस्ड ऑन शेप में हो जाता है, फिर स्ट्रिप, स्ट्रैप, कंबाइंड और आइसोलेटेड, ये तरह के आपको फुटिंग के बारे में डिस्कस करना होगा। टाइप्स ऑफ फुटिंग आपसे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ डिजाइन करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया डिजाइन एंड आइसोलेटेड फुटिंग फॉर ए कॉलम ऑफ साइज 600 इंटू 600। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि कॉलम का साइज कैसा दिया हुआ है। अगर कॉलम का साइज आपका सेम है, स्क्वायर कॉलम है, तब आपको फुटिंग भी स्क्वायर ही डिजाइन करना है। अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन करते हैं तो थोड़े से स्टेप उसमें बढ़ जाते हैं। कौन से स्टेप बढ़ जाएंगे हम आपको आगे आने वाले स्टेप में बताएंगे। ठीक है, तो फुटिंग कौन सा है ये पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे कि डिजाइन एंड आइसोलेटिंग फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। क्वेश्चन में स्क्वायर रेक्टेंगल की बात नहीं कहा है, कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करेंगे हमेशा स्क्वायर फुटिंग डिजाइन करना, क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। कॉलम दिया है, मतलब कहता है कि एक फुटिंग का डिजाइन कीजिए जिसका कॉलम का साइज है इतना। फुटिंग डिजाइन करने का मतलब है कि इसका टोटल डेप्थ कितना होगा, इसमें रिइंफोर्समेंट कितने लगेंगे, उनके बीच का स्पेसिंग कितना होगा, यही आपको डिजाइन इसमें करना होगा। तो इसमें कॉलम का साइज आपको बता दिया गया है, और कहता है कि कॉलम पर लोड लगता है 1000 किलो न्यूटन का, और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, जहाँ फुटिंग को बनाया जाना है वहाँ का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। M25 Fe415 आपको यूज करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना होता है। तो 1000 किलोन्यूटन लोड है और 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो 1500 किलोन्यूटन आ गया इसका पी की वैल्यू, अल्टीमेट लोड या फिर फैक्टर लोड जिसको कहते हैं। उसके बाद कॉलम का साइज है, तो यहाँ से आप ग्रॉस एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रॉस एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉलम के साइज को स्मॉल ए और स्मॉल बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि आने वाले फॉर्मूला में इसका हम यूज कर पाएँ। बियरिंग कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 100, एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी आपको पता है। देखिए, फुटिंग का डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ 6 स्टेप फॉलो करने हैं, और आने वाले एग्जाम में 16 मार्क्स 100% श्योर रहिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस डेटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला है, या तो रेक्टेंगुलर या तो सर्कुलर, स्क्वायर, दोनों में से एक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोसेस दोनों का सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको फाउंडेशन का साइज पता करना होता है कि आप जो फुटिंग प्रोवाइड करेंगे उसका एरिया कितना होगा, लेंथ और विड्थ में कितना उसको प्रोवाइड करना है। तो फाउंडेशन का साइज बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड बराबर होगा कि जितना लोड कॉलम पर आ रहा है और फुटिंग के सेल्फ वेट के बराबर उसको जोड़ेंगे। फुटिंग का जो सेल्फ वेट निकालने का जो तरीका है वो 10% ऑफ टोटल लोड का होता है। जितना भी लोड होगा उसका 10% हमेशा आप जोड़ेंगे, तो इस तरह से आपका टोटल लोड निकल जाता है यहाँ पर। जब टोटल लोड निकल जाता है तब आपको निकालना है फुटिंग का एरिया कितना होगा। तो टोटल लोड में डिवाइड करना होगा सॉइल बियरिंग कैपेसिटी को, यहाँ से आपको फुटिंग का एरिया मिल गया। अब जितना एरिया यहाँ पर आया, क्योंकि आपका फुट कॉलम है स्क्वायर का,
तो आप फुटिंग भी स्क्वायर प्रोवाइड कीजिए। रिक्वायर्ड है 11 मीटर स्क्वायर का, तो आप इसको चाहें तो 11.5 प्रोवाइड कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करेंगे 3 × 4 मीटर का, हो जाएगा 12। तो इससे ग्रेटर जरूर है, प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है, आप गलत नहीं है, लेकिन यह हो जाएगा रेक्टेंगुलर, आपका खुद पर खुद स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, 2-3 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है जब रेक्टेंगुलर फुटिंग डिजाइन किया जाता है तब। तो इसका प्रोसेस क्या है, कितना प्रोवाइड करें, तो इसको डाल दीजिए आप √11। √11 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 3.31 का। ठीक है, √11 करेंगे वैल्यू मिलेगा 3.31 मीटर का। आप चाहें तो 3.32 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहें तो 3.4 × 3.4 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहें तो 3.5 × 3.5 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 4 × 4 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना नहीं प्रोवाइड करेंगे कि ये अनइकोनॉमिकल बन जाए। 4 × 4 का मतलब हो गया 16 और हमारी रिक्वायर्ड है 11, तो ये अनइकोनॉमिकल का केस बनता है। तो एक लिमिट में ही प्रोवाइड करना है, और डिजाइनिंग सबका डिफरेंट हो सकता है, किसी का भी गलत नहीं है जो भी प्रोवाइड करेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो है 3.4 × 3.4 का, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 11.56 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ से वैल्यू मिलता है। तो ये हमने साइज ऑफ फाउंडेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। अब साइज ऑफ फाउंडेशन मिलने के बाद हम देखेंगे सॉइल प्रेशर कितना लगेगा। तो सॉइल प्रेशर होगा कि जितना कॉलम पर लोड आता है और जितना हमने एरिया प्रोवाइड किया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मिलता है कि सॉइल का प्रेशर आएगा इतना, और नेट सॉइल प्रेशर डिजाइन के पर्पज से उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ से हमको मिल गया, ये आपका आ गया क्यू की वैल्यू। इसे हम लोग डिनोट करेंगे किसे, क्यू से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, जो कि होगा नेट सॉइल प्रेशर। इसका हमारा यूज आगे आना है, ये आपका कंप्लीट स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या क्या किया हमने, टोटल लोड निकाले, टोटल लोड के बाद फुटिंग का एरिया, फिर उसके बाद फाउंडेशन का साइज प्रोवाइड करना है, सॉइल प्रेशर और नेट प्रेशर आपको यूज करना है। सेकंड स्टेप में चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट, दूसरा स्टेप है बेंडिंग मोमेंट का चेक लगाना, या फिर इसको कहते हैं कैलकुलेट थिकनेस ऑफ फुटिंग, जिसको हम लोग इफेक्टिव डी से डिनोट करेंगे। इसके लिए आपको ये जो एरिया प्रोवाइड किए इसका ग्राफ डायग्राम बनाना होगा कुछ इस तरह का। तो ये जो आपका लेंथ है इसका मैं मानता हूँ 3.4 मीटर, चूँकि स्क्वायर कॉलम था तो स्क्वायर इसको भी प्रोवाइड किया गया है, और ये भी आपका माने हमने 3.4 मीटर का, और ये टोटल आपका डायमेंशन। कॉलम ये कॉलम का ये टॉप व्यू बना है फुटिंग का, तो इसको हमने ए माना, ए बराबर 0.6 मीटर है 600 mm के लिए, और यहाँ पर बी बराबर भी 0.6 मीटर माने। तो फुटिंग को हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। कहता है कि बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेट करने के लिए, चेक करने के लिए, या थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये मानते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन जो होगा, फुटिंग पर लोड लग रहा है, इस पर लोड लगेगा तो इसमें कुछ क्रिटिकल सेक्शन बनेगा। वह क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट के केस में कहाँ होगा, तो बिल्कुल कॉलम के फेस पर होगा। कहाँ पर आएगा, कॉलम के बिल्कुल फेस पर आएगा। तो ये बात को हम लोग को लिखना होगा, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि यही चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लें कि केस ऑफ चेकिंग फॉर बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर अकर होगा, तो बिल्कुल कॉलम के फेस पर अकर होगा। ठीक है, तो ये बात को आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के मदद से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। जनरली बनता है WL²/8 के लिए, क्योंकि इस पर जो लोडिंग होता है यूडीएल का लोडिंग आता है, और W की जगह पर होगा QU × B। B जो है 1 मीटर विड्थ के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। एनालिसिस जो है इसका हम लोग 1 मीटर विड्थ के लिए करना है, बी की जगह पर 1 मीटर रखना है। पेमेंट में बात होगा तो 1000 रखेंगे, और जो लेंथ है, टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ 3.4। कहा जाएगा कि ऐसा लेंथ बताइए जिसमें से इस पार्ट को घटाएं, तो 3.4 में से ए को घटा देंगे। अगर अलग अलग डायमेंशन रहता तो अलग अलग निकालना पड़ता, एक बार इस लेंथ को इससे घटाना होता है, एक बार इस लेंथ को इससे घटाना। तो रेक्टेंगुलर जब करेंगे तो उसमें ये अलग अलग हम दोनों ही निकालेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर सारा कुछ पता है, क्यू यू हमने यहाँ निकाल रखा है 129.75। जब इसकी वैल्यू को पुट किया गया तब आपका मोमेंट आ गया 127.15। हमने मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मान लीजिए अलग अलग डायमेंशन होता, रेक्टेंगुलर होता, तो दोनों केस में निकालते, और दोनों में से जो मैक्सिमम होता उसका इस्तेमाल करते हम लोग थिकनेस निकालने के लिए फुटिंग का। अब ये फॉर्मूला से आप वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। तो इस फॉर्मूला में मैक्सिमम जो मोमेंट आएगा वहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। Q अगेन यहाँ कांस्टेंट है, Fe 415 के लिए Q की वैल्यू जो होती है 0.138 होता है।
इसमें सारा वैल्यू को पुट किए जो आपको पता है। बी के जगह पर 1000, यहाँ एमएम में चूंकि पुट किए इसलिए 1000, और यहाँ पर चूंकि ये मीटर में है, किलो न्यूटन ये मीटर में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 पुट किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एल भी यहाँ मीटर में है, ए भी यहाँ मीटर में, इसलिए बी को भी मीटर में रखा गया है 1। और यहाँ पर सब कुछ एमएम में है, 10⁶ से मल्टीप्लाई किया तो किलो न्यूटन एमएम में बदला, इसलिए यहाँ पर एमएम में रखा गया। तो डी यहाँ से कैलकुलेट किया तो आ गया 191.98 mm। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है कि हमें इससे कम तो नहीं चाहिए थिकनेस। आप समझ सकते हैं फुटिंग का थिकनेस कितना होता है, और यहाँ पर आया हुआ है 191.98। तो डी जो प्रोवाइड करेंगे ना, इससे ज़्यादा ही करेंगे। कितना करेंगे आगे आपको सेटिस्फाई भी कराना होगा, चेक करना होगा उसके लिए। तो हमने जो डी प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पर 500 प्रोवाइड किया। आप चाहें तो 300 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, 600 भी कर सकते हैं, कितना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होगा, बात करेंगे स्टेप नंबर 3 का। स्टेप नंबर 3 में कहता है चेक फॉर वन वे शेयर। यहाँ पर ये डी हमारा करेक्ट है कि नहीं, यहीं पर पता चलेगा। अगर डी हम कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कितना हमको रखना चाहिए। वन वे शेयर के चेक करने के लिए कहता है कि फिर से आपको फुटिंग का ही डायग्राम बनाना होगा। टॉप व्यू यहाँ पे बनाए। कहता है कि जब आपको वन वे शेयर का चेक लगाना है तो इसमें क्रिटिकल सेक्शन जो होगा कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर होगा क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि कुछ इस तरह का। कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर, डी क्या है तो इफेक्टिव डेप्थ है, यानी कि फुटिंग का थिकनेस है। ठीक है, और ये टोटल आपका कितना लेंथ था, तो टोटल लेंथ एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं, 3.4 मीटर आपका कैपिटल एल की वैल्यू थी। यहाँ पर बी लिखेंगे तो 3.4 ही था, जो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। एंड ये डिस्टेंस हमको ए था, ए बराबर 0.6, और ये डिस्टेंस भी हमारा बी था 0.6 का। कहता है कि कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर आपको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, और क्रिटिकल सेक्शन को कुछ इस तरह से हम लोग शेडेड कर देते हैं ताकि लगे कि यह क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। इस बात को भी यहाँ पर लिखना होगा। कहता है कि ये हमारा सेटिस्फाई कब होगा, जब हमारा इस चीज़ के लिए रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला जो है ये आईएस कोड में भी दिया हुआ है, और आपको याद भी रखना पड़ेगा अगर कोड में नहीं सर्च कर पाते हैं तो। के इंटू टाउ सी ग्रेटर होना चाहिए टाउ बी से। टाउ सी होता है कि शियर स्ट्रेंथ कंक्रीट का, और ये होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। आप जानते हैं, इससे इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 5 में। तो इसका लिए फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पुट किए, ये आपका टाउ वी का फॉर्मूला है। और के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू डेप्थ पर डिपेंड करेगा। जब डेप्थ आपका 300 से ज़्यादा है तो के 1 रखना है, 275 है तो 1.05, 250 है तो 1.1, ऐसे ही 225 रहेगा तो 1 पॉइंट, फिर से यहाँ से 5-5 mm बढ़ते जाएगा, 1.15, 1.20, ऐसे ही होते जाएगा। अगर डी की वैल्यू जितना ही कम होगा तो 300 से ऊपर होगा तो के की वैल्यू 1, और मैक्सिमम केस में 300 से ऊपर ही रहेगा स्मॉल डी की वैल्यू। टाउसी के लिए अगेन आपको टेबल नंबर 19 पर जाएंगे और टाउसी वहाँ पर दिखाएंगे कि M25, M30 ये सब के लिए वैल्यू कितना यूज करेंगे वहाँ पर। जनरली अगर 0.15% स्टील अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसके के की है टाउसी की वैल्यू जो है 0.28, 0.29 आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर टेबल नंबर 19 से M25 के लिए देखें, टेबल नंबर 90 से तो टाउसी की वैल्यू मिल जाता है 0.29, और यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें पता थी सबकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें यह पता चला कि 0.29 ग्रेटर देन वाकई में आ रहा है 0.23 पर। अब देखिए, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर आप 500 नहीं प्रोवाइड किए होते, कुछ कम प्रोवाइड किए होते, तो ये मे बी आपका सेटिस्फाई नहीं होता था। ठीक है, मे बी आपका ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो डी यहाँ रख के आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे द्वारा ये 2 बार 3 बार चेक किया गया, तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ 500 रखेंगे तब हमारी बात बनेगी। यूनिट का आप ध्यान रखेंगे, ऊपर में सब कुछ मीटर में प्रोवाइड किया गया है क्योंकि ये भी मीटर में था, और नीचे एमएम में प्रोवाइड किए हैं क्योंकि 0.29 का जो यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए यूनिट का आप इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि 0.5 यहाँ है तो 0.5 यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह से हमारा चेक कंप्लीट होता है वन वे शेयर का। फोर्थ स्टेप होगा चेक फॉर टू वे शेयर। ठीक है, तो जब ये प्रोवाइड हो जाता है तो हेंस होके हम यहाँ पर लिख देंगे। टू वे शेयर में कहता है कि अगेन फिर से आपको एक फुटिंग का टॉप व्यू यहाँ पर बनाना होगा। फुटिंग का टॉप व्यू में यहाँ पर फिर से आपको डायमेंशन शो करना है, L इज इक्वल टू 3.4 मीटर का, एंड B इज इक्वल टू अगेन 3.4 मीटर। यहाँ से
स्मॉल ए की वैल्यू आ जाती है 0.6 मीटर का, एंड यहाँ से स्मॉल बी की वैल्यू आ जाती है 0.6 मीटर का। इस केस में कहता है क्रिटिकल सेक्शन कहाँ आएगा, कहता है क्रिटिकल सेक्शन में कॉलम के फेस से d/2 डिस्टेंस पर चारों तरफ से, d/2 डिस्टेंस पर चारों तरफ से, वहां पर d/2 डिस्टेंस पर मिलेगा कॉलम के फेस से, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन यानी कि कुछ इस तरह से। और इसी को हम लोग कहा जाता है पंचिंग शियर फोर्स, ठीक है। टू ए शियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंचिंग, पंचिंग शियर फोर्स। तो अगर अलग से क्वेश्चन भी पूछता है कि कैलकुलेट द पंचिंग शियर फोर्स, तो इसमें जो हम शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन का फॉर्मूला इस केस में जब लिखेंगे वही आपका पंचिंग शियर फोर्स का फॉर्मूला भी बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट जो है कॉलम के फेस पर होगा, वन वे शेयर का चेक जो होगा कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर, और टू वे शेयर का चेक जो होगा कॉलम के फेस से d/2 डिस्टेंस पर होगा। तो इतना आपको चीज़ें इसमें रिमेंबर रखने, याद रखने हैं। तो d/2 डिस्टेंस पर ये सारे वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसके बाद करना है पंचिंग एरिया। पंच का मतलब समझते हैं कि जहाँ पर उसको पंच किया जाए, कॉलम है ये बीच में, ये हमारा ये कॉलम है, तो कॉलम पंच करेगा तो कितना एरिया को इफेक्ट कर सकता है, तो ये इतना एरिया को इफेक्ट कर सकता है। तो टोटल एरिया भी निकालेंगे इसमें। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस था a, यहाँ का d/2 और ये d/2 टोटल जोड़ेंगे तो मिल जाता है हमको a प्लस डी, और यहाँ से जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा b प्लस डी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर दिस रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर देन होना चाहिए शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन, और रेसिस्टिंग शियर फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा k इंटू 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के, और शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन का ये फॉर्मूला बनता है जो अगेन अप्लाई होगा पंचिंग शियर फोर्स के लिए भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकता है कि आपको डेटा दिया रहेगा और कहेगा कि कैलकुलेट द पंचिंग शियर फोर्स, तो आपको इसी फॉर्मूला के हेल्प से पंचिंग शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए सब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, पीयू है, क्यूयू है, सारा वैल्यू हमको पता है। तो यूनिट का आपको ध्यान यहाँ पर फिर से रखना है, क्योंकि टोटल ये बनना चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए पी जो था 1500 किलो न्यूटन में था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में बदल दिए। क्यूयू ये भी किलो न्यूटन में था, 1000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी न्यूटन में बदल दिए। ऊपर से इन दोनों को मीटर में रखा क्योंकि सभी ये मीटर में थे, ठीक है, न्यूटन में ये बदले थे और मीटर में होने की वजह से इसको हमने मीटर में रखा। लेकिन नीचे हमको mm चाहिए, इसलिए हमने इसको नीचे में सबकी वैल्यू को mm में पुट किया गया। बात करते हैं केस का, तो केस कहता है कि ये दो डेटा 0.5 प्लस b/a क्या है, कॉलम का साइज 600 गुने 600 यहाँ पर दिया था a गुने b, तो a/b या b/a करेंगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, तो 1.5 यहाँ से मिल जाता है या फिर 1, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा केस होगा। तो इस केस में केस की वैल्यू 1.5 और 1 दोनों में से मिनिमम हमको मिल जाता है 1, इसलिए हमने केस की जगह पर यहाँ पर 1 पुट किया हुआ है। 0.25 न्यूमेरिक वैल्यू है, अंडर रूट एफ सी के पुट किए, जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास मिलता है 1.25 जो कि ग्रेटर देन आता है 0.61 से, ठीक है। मतलब यहाँ भी हमको ये क्या मिला, सेटिस्फाई हुआ। देखिए सारा वैल्यू डिपेंड करता है डी पर, अगर आपका डी करेक्ट है तो आपको ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, और नहीं तो दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आपको डी की वैल्यू यहाँ फर्स्ट बार में आपको चेक करना होता है, 2 से 3 बार आपको ट्रायल करना होगा, तब जाकर डी की ओरिजिनल वैल्यू पता रहेगा। हमारा ये सजेशन है कि जब भी आपका मोमेंट, मैक्सिमम जो मोमेंट आता है ये अगर 200 के करीब में है, ठीक है, तब आप डी कम से कम 500 रखें। अगर 300 के करीब में है डी, तो डी की वैल्यू कम से कम 650 या 700 रखें, आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अदरवाइज आपको 3 से 4 ट्रायल करने पड़ेंगे, तब आपके जाकर के सेटिस्फाई होंगे। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो वन वे शेयर, टू वे शेयर यानी कि 4 स्टेप हम लोग फॉलो कर चुके हैं। अब बचा है आपका 5वां स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब सब कुछ सही हो गया कि हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है, तब रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन करेंगे। और रीइंफोर्समेंट के कैलकुलेशन के लिए प्यारा सा फॉर्मूला जो कि आपको पता होगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो मोमेंट स्टेप नंबर 2 से आया था वो मोमेंट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, और बी के जगह पर अगेन 1 मीटर के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो mm में पुट करेंगे तो 1000, और सारा वैल्यू डी हमने यहाँ पर माना था 500, तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी 500 सारा इसमें पुट किया। वैल्यू को पुट करने के बाद हमने रिजल्ट देखा तो आ गया 722। लेकिन कब के लिए रिजल्ट रहा, हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कब, कि विड्थ हमारा 1 मीटर रहे तब, लेकिन हमारे यहाँ विड्थ कितना है, एल इंटू बी कितना माने 3.4 गुने 3.4, तो हमको चाहिए 3.4 मीटर के लिए कितना होगा एरिया,
ये तो एरिया निकला 1 मीटर विड्थ के लिए, स्टील 1 मीटर विड्थ में अगर स्टील हमें डालना हो तो कितना हमें चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी की है, 3.4 मीटर का है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास मिल गया इतना। मतलब कि टोटल जो स्लैब का एरिया था उसमें आपको 3.4 मीटर विड्थ के लिए इतना एएसटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? तब आपको क्या करना होगा कि अब नंबर ऑफ बार्स निकालना होगा। अब नंबर ऑफ बार्स के लिए फिर से एजम्पशन चाहिए यहाँ पर। आप चाहें तो 12 डाया का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 16 डाया का भी कर सकते हैं, चाहे तो 20 डाया का भी कर सकते हैं, चाहे तो 25 का भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार्स निकालना होगा और स्पेसिंग निकालना होगा। तो स्पेसिंग निकालेंगे टोटल विड्थ बट्टा में नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए होता है फॉर्मूला क्या, कि टोटल एरिया में डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन बार का, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल एरिया था हमारे पास में 2524.8 और एरिया ऑफ वन बार हमने पुट कर दिया 16 हमने कंसीडर किया। हमने जो माना है 16 माना है, आप चाहे तो 12 भी मान सकते हैं, चाहे तो 20 भी मान सकते हैं, चाहे तो 25 भी मान सकते हैं। तो 16 डाया यहाँ प्रोवाइड करने के बाद हमने यह देखा कि 12.21 यानी कि 13 बार मिलते हैं और इन 13 को टोटल विड्थ कितना है, टोटल विड्थ है 3.4 मीटर यानी 3400 इसमें जब हमने डिवाइड किए तो आता है 261.53। तो हमारा दोनों डायमेंशन सेम था, इसीलिए हमको एक ही बार कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर रेक्टेंगल रहता तो इन दोनों के लिए अलग अलग रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते, ठीक है। तो ये जो बार्स होगा दिस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड इन बोथ वेज, दोनों ही वेज में इसी रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली हमको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड 13 बार्स ऑफ 16 डाया एट द रेट 260 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन बोथ वेज, दोनों ही डायरेक्शन में। यानी कि इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। स्टेप 6 जो होता है डिटेलिंग का यानी कि डायग्राम का होता है। तो इसमें आपको करना होगा कि सबसे पहले एक फुटिंग बनाइए जो कि आपका फ्रंट व्यू आएगा कुछ इस तरह का फुटिंग, और ये आपका थिकनेस हो जाता है फुटिंग का, और ये आपका कॉलम का साइज है, ये आपका है क्या, कॉलम, ये है कॉलम, और ये आ गया आपका फुटिंग। ये फुटिंग में टोटल थिकनेस आपको दिखाना है, ये आपका हमने लॉन्गिट्यूडनल बार दिखाए हैं। अब इसके ऊपर कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट है वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए, और ये फुटिंग का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला रीइंफोर्समेंट है ये आपका ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। और इसमें हमको दिखाना पड़ेगा, इसमें रिंग्स भी हमने लगा दिए ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। हालांकि रिंग्स हमें कहाँ नहीं है, फिर भी हमने इसमें लगा दिया कि लुकिंग के बेटर लुकिंग के लिए। इसके लिए आपको टॉप डायग्राम, टॉप व्यू भी बनाना है, तो साइड फ्रंट व्यू है और ये आपका टॉप व्यू है। टॉप व्यू में आपको दोनों ही डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट देना है। ये आपका कॉलम का प्रोजेक्शन है एंड दोनों डायरेक्शन में आपको रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट देने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि टोटल डेप्थ हमने यहाँ पर 500 यूज किए थे और ये 500 हमारा करेक्ट था। तो टोटल डेप्थ यहाँ से निकालना होगा, कैपिटल डी की वैल्यू कितना जोड़ेंगे, टोटल डी यानी कि कैपिटल डी निकालना हो तो कितना जोड़ेंगे इस 500 में। देखिए 500 कहाँ तक आता है, सेंटर का डिस्टेंस, इस रिइंफोर्समेंट का सेंटर तक, तो हो जाएगा प्लस डाया बट्टा 2, और यहाँ के बाद ये डिस्टेंस इसको कहा जाता है क्लियर कवर। तो इन सबको जोड़ेंगे, डायमीटर है यहाँ पर कितना, डायमीटर 16, तो 16/2 यानी 8, और क्लियर कवर आप कम से कम 30 मानिए तो 38। तो 500 में आप जोड़ दीजिए 38, तो 538 ये टोटल डेप्थ आपका हो जाएगा, कैपिटल डी की वैल्यू। तो इस तरह से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ये चीज़ बना लिए तब आपको इसमें दिखाना होगा कि रीइंफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड किए हैं उसका क्या स्पेसिंग है, कितना डायमीटर। तो ये जो आप सर्कल वाला देख रहे हैं ये भी 16 डाय का था, चूँकि ये ट्रांसवर्स में आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा वाला भी आपका 16 डायमीटर का है और सेम स्पेसिंग है। क्योंकि रेक्टेंगल फुटिंग नहीं था, स्क्वायर था, इसलिए बोथ वेज में आपको सेम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर ये फुटिंग का ये न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल अच्छे से 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये 578 आया था, 538 आया था। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल का, रेक्टेंगल फुटिंग के लिए। ये तो स्क्वायर फुटिंग का था, रेक्टेंगल के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको रेक्टेंगल फुटिंग का डिजाइन करना है। देखिए कॉलम साइज ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि रेक्टेंगल है, तो आपका मजबूरी है यहाँ पर रेक्टेंगल फुटिंग को डिजाइन करना। क्वेश्चन में कहे अथवा नहीं कहे, रेक्टेंगल कॉलम है तो आप जरूरी है कि आपको रेक्टेंगल ही करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन लोड भी आपको दिया हुआ है और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी भी है, एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील है। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे कि सबसे पहले लोड निकालेंगे 1200 किलो न्यूटन के लिए,
उसके बाद आपका कॉलम साइज यहाँ दिया हुआ है, बियरिंग कैपेसिटी है, ग्रेड कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील है। स्टेप नंबर 1 साइज ऑफ फाउंडेशन, टोटल लोड निकालेंगे। तो टोटल लोड ऑन कॉलम और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग 10%, इसको ऐड किए तो 1320। उसके बाद एरिया निकालेंगे फुटिंग का, तो टोटल लोड में डिवाइड कर देंगे एसबीसी ऑफ सॉइल से, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है। 13.2 चाहिए, अगेन अंडर रूट कर लीजिए 13.2 का। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है रेक्टेंगल फुटिंग, और इससे क्या निकलता था, स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। क्या करेंगे, तो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका ये डेटा यहाँ से मैच करे। तो 4.4 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो आ गया 13.2। आप चाहें तो 4.4, 4.5 और 3.2 भी कर सकते हैं, यानी कि डेटा अलग होना चाहिए बस। चाहे तो 4 इंटू 3 तो 12 आ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, 4 इंटू 3.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करके चेक कर लेंगे, ये आ जाएगा लगभग 14। हाँ, ये 14 आ जाएगा। तो ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आपके डिपेंड करता है कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत किसी का नहीं होगा, सबका सही है। तो जब एरिया प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको सॉइल प्रेशर निकालना है। सॉइल प्रेशर लोड ऑन कॉलम बट्टा में जो एरिया प्रोवाइड किए हुए हैं, एंड सॉइल प्रेशर के बाद नेट सॉइल प्रेशर, जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है। अगेन स्टेप नंबर 2 बेंडिंग मोमेंट का चेक करना है और कैलकुलेशन करना है, थिकनेस ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम बनाएंगे, अब रेक्टेंगल बनेगा। देखिए रेक्टेंगल बना, यानी कि ये एल की वैल्यू है कितनी, 4.4 मीटर, और बी का वैल्यू है यहाँ पर 3 मीटर। अगेन ए जो है, अब लेंथ जो लंबाई रखे हैं फुटिंग का, उसी का इसमें लेंथ वाला पार्ट भी रखेंगे। तो ए की वैल्यू रखेंगे 0.5 और बी हो जाएगा 0.3 मीटर का। अब यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में हमको मोमेंट निकालना होगा। तो पहले हम इस वाले डायरेक्शन को हम एक्स एक्स मानते हैं, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग वाई वाई डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन इसको कंसिडर करते हैं और इसको एक्स। तो एक्स वाले में पहले निकाले मोमेंट। यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन के बारे में भी लिख देंगे कि कहाँ होगा, कॉलम के बिल्कुल फेस पर आएगा क्रिटिकल सेक्शन। एक्स वाले में मोमेंट निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा देखिए क्या होगा। तो टोटल हमारा लेंथ क्या है, एल है, एल में से ए को घटाना है। आप ध्यान रखेंगे एक्स एक्स लिख रहे हैं तो एल में से ए को घटाएंगे, अगर वाई वाई लिखेंगे तो ये बी में से बी को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें सारा वैल्यू पुट किए और आंसर निकाले, तो ये मिल गया 259.33 किलो न्यूटन मीटर का। ये सेम केस हम करेंगे वाई वाई डायरेक्शन के लिए। वाई वाई डायरेक्शन में किए तो देखिए वाई डायरेक्शन हमारा ये है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो बी में से बी को घटाना है, बी में से बी को घटाए। यह बी का मतलब है 1000, यानी कि 1 मीटर के लिए एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए, और यह बी का मतलब है कॉलम का साइज के लिए। यहाँ भी सारा वैल्यू को पुट किए और वैल्यू निकाले तो हमारे पास मिल गया मोमेंट का ये। अब हमको फुटिंग का डेप्थ निकालना है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम मोमेंट होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, डेप्थ या थिकनेस। जो मैक्सिमम था 259.33, उसको हमने यूज किया, और यहाँ से थिकनेस निकाला, आ गया 274। देखिए 300 के करीब है, 300 के करीब है, इसलिए हम इसको 500 नहीं मान रहे हैं। 200 के करीब रहता तो 500 मानते। ठीक है, आपका चॉइस है, आप चाहें तो 2 या 3 ट्रायल भी कर सकते हैं, पहले 400 रख के फिर 500 रख के। हमने डायरेक्टली यहाँ पर 650 रखा है। डी को हमने कितना प्रोवाइड किया, 650 mm। अब ये सही है कि नहीं है, आगे चेक लगाएंगे, 1 वे शेयर और 2 वे शेयर, वहाँ पर हम इसको सही साबित करेंगे कि हमारा ये वैल्यू सही है कि नहीं है। तो 1 वे शेयर के लिए चेक, 1 वे शेयर के लिए फिर से आपको फुटिंग का वो डायग्राम बनाना होगा, रेक्टेंगल वाला, जिसमें एल बराबर था 4.4 मीटर का, और बी, एल की वैल्यू कितनी थी, 4.4। हाँ ठीक है, एल की वैल्यू थी 4.4 और बी की वैल्यू थी 3 मीटर का। ए हमारा था यहाँ पर 0.5 मीटर एंड बी था 0.3 मीटर का। इसके लिए भी क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बात करना है कि कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर होगा, इस बात को लिखेंगे भी। और अगेन वही फॉर्मूला कि रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल से, यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। और डेटा यहाँ पर जो ग्रेटर है उसी का यूज करेंगे। तो ग्रेटर था हमारा एल माइनस ए वाला पार्ट, क्योंकि लेंथ वाला पार्ट हमारा ज़्यादा है विड्थ से, तो इसीलिए ये पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा ये सेटिस्फाई है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सेटिस्फाई है। 0.29 ग्रेटर है 0.272 से, तो हैंस ओके यहाँ पर लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमारा चेक हो जाता है 1 वे शेयर में। सिमिलर हम लोग चेक अप्लाई करेंगे 2 वे शेयर के लिए, और यहाँ पर भी हम लोग वही पुट करेंगे, एल बराबर 4.4 ब्रेन। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा स्केल यूज कर लेंगे इसके लिए। बी बराबर 3 मीटर है, यहाँ से ये डेटा टोटल लेंथ है। अगेन ए बराबर है 0.5 एंड
बी बराबर आ गया 0.3 का। तो कॉलम के फेस से d/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर भी आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा, इस बात को लिखेंगे और दिखाएंगे भी। उसके बाद हमको एरिया कैलकुलेट करना होगा, ये पंचिंग एरिया जो कि कहलाएगा a प्लस डी इस डायरेक्शन से और b प्लस डी इसके दूसरे डायरेक्शन से, ये वैल्यू आएंगे। अगेन यह सेटिस्फाई होगा कब, जब हमारा पास में क्रिटिकल सेक्शन जो होगा, शेयर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन लेस होना चाहिए रेसिस्टिंग शेयर फोर्स से, यानी यहाँ भी फॉर्मूला हमारा सेम होगा और यहाँ भी वैल्यू हमको एज इट इज प्रोवाइड करना है। केस की वैल्यू के लिए अगेन इन दोनों में से चेक करना होगा कि मिनिमम कौन है, तो इस बार भी मिनिमम हमारा 1 ही है। मैक्सिमम केस में मिनिमम आपको 1 ही मिलता है। रेक्टेंगुलर के केस में हो सकता है कि कोई ऐसा रहे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपको लगे कि 1 से ज़्यादा कम मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ भी देखिए पी की जगह पर हमने अगेन इसको किलो न्यूटन से न्यूटन में बदला, यहाँ भी किलो न्यूटन था तो न्यूटन में बदला और ऊपर में मीटर में रखा, नीचे में में वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है। जब इसको हमने चेक किया तो अगेन 1.25 ग्रेटर आता है 0.604 से। आप ये कैलकुलेशन एक बार खुद से भी रीचेक जरूर कर लें, हो सकता है कि आप हमसे करने में कुछ मिस्टेक हो गया हो, कभी हो भी जाता है, तो आप इसको अगर सही है तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप हमें भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या मिलता है, सेटिस्फाई होता है केस, तो यहाँ भी हेंस ओके लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से स्टेप 3 स्टेप 4 हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। और सेकंड लास्ट स्टेप आता है कि कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट हमको बोथ डायरेक्शन में निकालना होगा क्योंकि साइज अलग अलग है दोनों का। तो एक बार निकालेंगे लॉन्गर डायरेक्शन और एक बार निकालेंगे शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, इसमें पुट करना होगा लॉन्गर डायरेक्शन कौन सा था, देखिए लॉन्गर डायरेक्शन हमारा ये था, मैं यहाँ पर बना देता हूँ फुटिंग का, ये था आपका 4.4 मीटर का लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन था 3 मीटर का। तो लॉन्गर डायरेक्शन में हमारा जो मोमेंट की वैल्यू आई थी 259.33। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पर स्टूडेंट से, तो आप ध्यान रखेंगे जिस डायरेक्शन में जो मोमेंट आया उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गया 1138.5 mm²। किसके लिए, 1 मीटर विड्थ के लिए, ये बी की वैल्यू थी। लेकिन हमारे पास विड्थ कितना है, इलॉन्गर डायरेक्शन ऐसे ही ना प्रोवाइड करेंगे, तो कितना विड्थ है हमारे पास, तो 3 मीटर का विड्थ है। तो 3 मीटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे कितना चाहिए। 1 मीटर के लिए तो बता दिया कि इतना हमको एरिया चाहिए, तो टोटल कितना विड्थ है, 3 मीटर है, 3 मीटर के लिए कितना चाहिए, तो आपको यहाँ से प्रोवाइड करना होगा मल्टीप्लाई दिस वैल्यू मिला। अगेन कितना स्पेसिंग होगा, तो स्पेसिंग के लिए आपको वही फॉर्मूला टोटल विड्थ बटा नंबर ऑफ बार्स। टोटल विड्थ कितना है, तो 3 मीटर, टोटल विड्थ आएगा 3000, तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए आएगा टोटल एरिया में जितना आया डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 बार। अगेन यहाँ पर बार का सिलेक्शन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12 mm का बार लेंगे कि 16 का लेंगे कि 20 का लेंगे। हमने यहाँ पर 16 प्रोवाइड किया, 16 से आता है नंबर ऑफ बार्स 17, तब यहाँ पर टोटल विड्थ रखेंगे 3000 एंड उसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा स्पेसिंग की वैल्यू 230.77 का। ठीक है, तो ये आ गया आपका कब, लॉन्गर डायरेक्शन का। अब हम प्रोवाइड करेंगे किसमें, शॉर्टर डायरेक्शन में। शॉर्टर डायरेक्शन के लिए फिर से हमारे पास एरिया की कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है वाई डायरेक्शन में जितना आया था उसको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से प्रोवाइड किया तो ये मिला हमको एरिया की वैल्यू 537.2 किसके लिए, 1 मीटर के लिए। तब हमारे पास विड्थ की है कितना, तो 4.4 मीटर है, इतना ही, यही वैल्यू था ना। देखिए ये आपका शॉर्टर डायरेक्शन है, तो शॉर्टर डायरेक्शन की विड्थ कितना अवेलेबल है, 4.4 मीटर में इसको प्रोवाइड करना है। और लॉन्गर डायरेक्शन के लिए कितना अवेलेबल था, लॉन्गर डायरेक्शन ऐसे था, इसके लिए हमारे पास में 3 मीटर अवेलेबल था, तो 4.4 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर वैल्यू मिल गया हमको दिस वैल्यू। अगेन इसके लिए भी स्पेसिंग निकालेंगे, तो स्पेसिंग टोटल विड्थ बाय नंबर ऑफ बार, टोटल विड्थ है 4.4 मीटर और नंबर ऑफ बार्स यहाँ भी निकालेंगे। इसके लिए भी डायमीटर का सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने यहाँ पर दोनों के लिए 16 यूज किए तो इसमें आता है 12 बार्स। तो स्पेसिंग इसमें रखेंगे वैल्यू को, स्पेसिंग को कैलकुलेट किए 366.67। तो ये सारा हमारा कैलकुलेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम चलेंगे डिटेलिंग यानी डायग्राम पर। तो डायग्राम आपको बनाना है एज इट इज़, पहले जैसे बनाए थे कि आपका ये कॉलम है, यहाँ दिखाना होगा कॉलम है, और ये हमारा है यहाँ का फुटिंग, ये हमारा फुटिंग का पार्ट है। और जितना आपका कॉलम में रीइंफोर्समेंट है उसको रीइंफोर्समेंट यहाँ पर दिखा देंगे और रीइंफोर्समेंट दिखाने के बाद इस फुटिंग का टॉप व्यू भी बनाएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर आपको काउंट करके नहीं बनाना है, ये कॉलम का प्रोजेक्शन है, आप सारा बार्स इसमें रखें जैसे कि आपको सुटेबल हो, लेकिन इसमें मेंशन जरूर कर दें कि कितना बार्स हैं। ठीक है, डी की वैल्यू है 650 mm, यहाँ पर टोटल डेप्थ यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ पर मेंशन जरूर करना है कि 12 बार है किसमें,
ये आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। शॉर्टर डायरेक्शन में 12 बार आए थे 16 डाया का 360 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, जिसका डायरेक्शन हमारा क्या था, लॉन्गर डायरेक्शन है। एंड ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये कितना डाया था, 17 बार्स थे, 17 बार्स थे लॉन्गर वाले, एंड 16 डाया ये भी थे, जिसका स्पेसिंग था 230 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का। तो अगर इतना दिखा देते हैं कि ये आपका जो बार्स है और ये बार्स कितना है आपका, हाँ ये बार्स है 12 बार्स है, और ये जो बार्स हैं टोटल लॉन्गिट्यूडल वाले, तो ये है आपके टोटल यहाँ पर 17 बार्स। तो इतना आपको दिखाना होता है जब आपको कंप्लीट आंसर बताना है। तो इतना करेंगे तो आपको 16 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस नहीं करेंगे तब। तो आपको ये 6 स्टेप टोटल याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है इस क्वेश्चन के आने का। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको यही रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।